दुनिया आज बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। जितनी तरक्की इंसानों ने 3000 सालों में नहीं की थी, उससे ज्यादा तरक्की उसने पिछले 30 सालों में की है। इंटरनेट की मदद से जानकारी आज दूर दूर तक पहुंच रही है। हर रोज हम अखबारों में एक नए आइडिया या फिर नई खोज के बारे में पढ़ते या फिर जानते हैं। मार्केट में हर तीसरे महीने एक नए फीचर वाला फोन आ जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोगों को इतने सारे आविष्कार करने के आइडिया कहां से आते हैं? क्या आपको पता है कि किस तरह से दुनिया के महान वैज्ञानिकों के दिमाग में उनके आविष्कार का आइडिया कहां से आता था? यह किताब इन्हीं सवालों का जवाब देती है। यह किताब बताती है कि हमारे अंदर नए आइडिया किस तरह से पैदा होते हैं। इस किताब की मदद से आप अपनी सोच को बेहतर बनाना और नए आइडिया पैदा करना सीख जाएंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वेयर गुड आइडियाज कम फ्रॉम बुक समरी की। यह बुक समरी हमें पृथ्वी पर जीवन के विकास और विज्ञान के इतिहास के बारे में बताती है। यह न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर किताब है जो नए आविष्कार करने और नए खोज करने के तरीके बताती है। यह बुक समरी उन व्यक्तियों के लिए है जो विज्ञान के इतिहास को जानने में रुचि रखते हैं, वो व्यक्ति जो पृथ्वी पर जीवन के विकास के बारे में पढ़ना पसंद करते हैं, जो व्यक्ति क्रिएटिव बनना चाहते हैं, अपनी सोच को बेहतर बनाना चाहते हैं और एक अलग तरीके से हर चीज को सोचना चाहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें दोस्तों। लेखक के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। स्टीवन जॉनसन एक अमेरिकी विज्ञान के लेखक हैं। वो द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द न्यूयॉर्क टाइम्स और द फाइनेंशियल टाइम्स के लिए नियमित रूप से लिखते रहते हैं। एवरीथिंग बैड इज गुड फॉर यू द घोस्ट उनकी बेस्ट सेलर किताब है दोस्तों। तो मैं आज आपको डिटेल में आपकी सोच बदलने वाला हूं, क्योंकि ऐसी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं जिससे आपकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। विकास और नई सोच अक्सर एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं, लेकिन कैसे? 4 अरब साल पहले कार्बन हर चीज में पाया जाने लगा था, या यूं कह लीजिए कि कार्बन के हेल्प से हर चीज बनने लगी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन कणों ने अचानक खुद को व्यवस्थित करके सूरजमुखी या गिलहरी जैसे जीवित चीजें बना ली थी। पहले कार्बन को मॉलिक्यूल बनना पड़ा, उस मॉलिक्यूल से कुछ पॉलीमर बने जिनसे प्रोटीन बना, उस प्रोटीन से सेल बने और उन सेल से प्राचीन जीव और बहुत सी छोटी चीजें बनी। हर कदम पर उन्होंने कोई नई रचना की, फिर कहीं जाकर कार्बन सूरजमुखी बन पाया। इसी तरीके ईबे 1950 में नहीं बनाया जा सकता था। सबसे पहले किसी ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, फिर किसी ने उन कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ने का तरीका खोजा और वर्ल्ड वाइड वेब बनाया। अंत यानी लास्ट में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया जहां पर ऑनलाइन पैसे दिए जा सके। इसके बाद कहीं जाकर ईबे बन पाया। अगर यूट्यूब 1990 में आया होता तो वो सक्सेस नहीं हो पाता, क्योंकि उस समय ना तो तेज इंटरनेट था और ना ही वो सॉफ्टवेयर था जिससे नए वीडियो देखे जा सके। इसलिए आसान शब्दों में कहें तो अगर परिस्थितियां अनुकूल यानी आपके पक्ष में नहीं है तो बड़े काम भी सफल नहीं हो पाते हैं। अगर परिस्थितियां यानी टाइम आपके साथ है तो दोस्तों कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इस तरह से कोई भी चीज अचानक से नहीं बन जाती है, बल्कि उसके बनने के पीछे बहुत सी चीजों का हाथ होता है। वो चीजें जो आपस में आकर जुड़ती हैं तब कहीं जाकर एक नई खोज हो पाती है। दुनिया को बदलने वाली सोच कभी अचानक से पैदा नहीं होती है, बल्कि वो समय के साथ धीरे धीरे पैदा होती है। अगर हम नए खोज की दुनिया को देखें तो लगता है कि वो उन खोजों को करने वाले वैज्ञानिकों के दिमाग में उसका आइडिया अचानक से आ गया था, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी खोज को करने में या किसी नई चीज को बनाने में समय लगता है। हाँ दोस्तों, डार्विन का कहना था कि वो जब माल्थस के जनसंख्या विकास यानी पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे थे तभी उनके दिमाग में नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत का ख्याल आया। लेकिन उनकी नोटबुक से पता चलता है कि पहले भी कई बार उन्होंने कुछ ऐसा सोचा ही था। इससे यह पता लगता है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत उन्हें समय के साथ धीरे धीरे समझ आया था। कुछ इसी तरह वर्ल्ड वाइड वेब भी बना था। बचपन में टिम बर्नर्स ने विक्टोरिया के समय की एक किताब पढ़ी, उसमें उन्हें पोर्टल ऑफ इंफॉर्मेशन का जिक्र मिला, जिसे पढ़कर वे काफी प्रभावित हुए थे। इसके कुछ 10 सालों बाद वे स्विस सर्न यानी CERN लैब में एक कंसल्टेंट की तरह काम करने लगे। वहां पर उन्होंने किसी भी सूचना को इकट्ठा करना और आपस में उन्हें एक नेटवर्क से जोड़ने का काम स्टार्ट किया। कुछ 10 सालों बाद CERN ने उन्हें इस प्रोजेक्ट पर और काम करने की इजाजत दी, क्योंकि वो एक अच्छा काम कर रहे थे। फिर कहीं जाकर ऐसा नेटवर्क बन पाया जिसमें हाइपर टेक्स्ट लिंक की मदद से अलग अलग कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता था। बर्नर्ड ली ने की गई कई सालों की मेहनत के बाद वर्ल्ड वाइड वेब बन पाया था दोस्तों। इसलिए मेहनत करते रहिए, रिजल्ट की चिंता बिल्कुल भी मत करिए। प्लेटफॉर्म हमें नई खोज करने की सुविधा देते हैं, लेकिन कैसे? करीब 2 दशक पहले इकोलॉजिस्ट ये समझ गए थे
कि प्रकृति के जीवन यानी जीव जो होते हैं वो दूसरे जीव के लिए रहने का स्थान बनाते हैं, वो एक दूसरे का फायदा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब कोई जानवर मर जाता है तो कीड़े उसे खाकर न सिर्फ प्रकृति को साफ करते हैं बल्कि वो उस मरे हुए जानवर को खाद में बदल देते हैं, जिससे वहां पर नए पौधे और पेड़ उग पाते हैं। हमारी प्रकृति एक प्लेटफॉर्म है जिस पर बहुत से जानवर और पौधे रहते हैं, एक दूसरे के फायदे के लिए काम करते हैं। इसी तरह के बहुत से दूसरे प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं जिसमें लोग एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। प्लेटफॉर्म की मदद से हमें नई खोज करने में आसानी मिलती है। जीपीएस एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल है। पहले जीपीएस सिर्फ सेना के इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब जीपीएस ट्रैकर का इस्तेमाल मैप्स, एडवर्टाइजिंग जैसे कई चीजों में इस्तेमाल किया जा रहा है। जीपीएस प्लेटफॉर्म की मदद से आज नई नई टेक्नोलॉजी का विकास हो पा रहा है, जिससे कंपनियों के साथ साथ ग्राहकों का भी फायदा हो रहा है। एक प्लेटफॉर्म कई और प्लेटफॉर्म का आधार बनाती है जो अनगिनत आविष्कार को जन्म देता है। यानी जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो आविष्कार करते हैं, इससे रोजगार भी मिल रहा है। दोस्तों आप नेट में देख सकते हैं, ट्विटर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ट्विटर कितने लोगों को रोजगार दे रहा है। सबसे पहले इंटरनेट नाम का एक प्लेटफॉर्म था जहां पर बहुत से लोग जानकारियां बांटते थे। इस प्लेटफॉर्म के आधार पर ट्विटर बना जहां पर लोग अपनी हर रोज की जिंदगी की खबरें लोगों के साथ बांटने लगे। आज ट्विटर खुद एक प्लेटफॉर्म बन गया है और अब बहुत से लोग हैं जो ट्विटर पर दूसरे प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। नई सोच और नए विकास के फैलने के लिए एक नेटवर्क का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन कैसे? कार्बन हर जीवित चीज में पाया जाता है क्योंकि वो दूसरे कणों से काफी आसानी से जुड़ जाता है और प्रोटीन जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेता है। बिना कार्बन के शायद धरती पर जीवन संभव नहीं हो पाता है। कहने का मतलब यूं है कि नई चीज और नए आविष्कार के लिए दूसरों से कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी होता है। जब इंसानों ने शहर और कस्बे बनाना शुरू किया तो वो अपनी सोच और आविष्कारों को ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। अगर ऐसे कनेक्शन नहीं बने होते तो इंसान के साथ उसकी नई खोज भी खत्म हो जाती। इसलिए अपनी सोच को दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक अच्छा कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यह वीडियो सिर्फ आपको सिखा के ही छोड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत से चैनल में समरी डाल दी गई है जिससे कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के तरीके वीडियो को बनाता हूं, इसलिए आपको बुक बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगी दोस्तों। फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में वैज्ञानिकों ने अपनी खोज को और अच्छे तरीके से समझने के लिए अपने हर आइडिया रिकॉर्ड करना शुरू किया। वे दूसरे लोगों के साथ बैठकर अपने काम के बारे में बात करते थे। ऐसे ही किसी मीटिंग में एक वैज्ञानिक के दिमाग में माइक्रोसॉफ्ट का आइडिया आया था, जो कि आज हर लैब एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। दोस्तों अगर आप कुछ सोचते हैं तो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें कि क्या यह बात सही है, या फिर आत्मचिंतन करें कि मैं किस औकात में हूं। जी हाँ दोस्तों, आप किस लेवल में हैं, क्या आपकी इमेज है अपने आप में। दूसरे क्या सोचते हैं इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने नजरों में क्या हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिसर्च में यह भी पता चला है कि क्रिएटिव लोगों का सोशल नेटवर्क भी बड़ा होता है। वे कई लोगों से मिलते जुलते हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग चीज़ों से संबंधित नए आइडियाज़ के बारे में पता लगता है। छोटे कस्बों के मुकाबले शहरों में लोग एक दूसरे से ज़्यादा मिलते हैं, एक दूसरों के साथ नई सोच विचारों को बांटते हैं। यही वजह है कि गांव के मुकाबले शहर के लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। हालांकि ऐसा क्रिएटिव नेटवर्क अब सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रह गया है। इंटरनेट लोगों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है जिसकी मदद से लोग अपनी सोच दूसरों तक आसानी से पहुँचा देते हैं। किसी नई खोज के लिए प्रतियोगिता के साथ दूसरों का सहयोग भी जरूरी होता है, लेकिन फिर कैसे? इन्वेंटर और एंटरप्रेन्योर अक्सर नई खोज करते हैं और उसकी मदद से पैसे कमाते हैं। इस तरह से बहुत से लोगों को नई खोज करने की प्रेरणा मिलती है, लेकिन वे अपने इन आविष्कारों पर पेटेंट की मदद से रोक लगा देते हैं। पेटेंट लग जाने की वजह से लोग उनके आविष्कार में अपने हिसाब से बदलाव करके उसे बेहतर नहीं बना पाते हैं, जिस वजह से तरक्की की रफ्तार कम हो जाती है। हमें नए खोज करने वालों को बढ़ावा देना चाहिए, उन्हें एक ऐसे माहौल देना चाहिए जिससे वे अपने नए आइडिया पर खुलकर काम कर सकें। पेटेंट या दूसरी चीजों की मदद से अपनी नई खोज को सिर्फ अपने तक रखने से हम कभी तेजी से विकास नहीं कर पाएंगे। हमें प्रतियोगिता के साथ साथ सहयोग भी जरूरी होता है। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज में डार्विन ने जितना जोर नेचुरल सिलेक्शन पर दिया था, उतना ही जोर इस बात पर भी दिया था कि जिंदा रहने के लिए प्रजातियों के बीच में सहयोग होना चाहिए। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कहता है कि प्रकृति में वह जीव जिंदा रहेगा जो ज्यादा ताकतवर होगा, खुद को मुश्किल हालात में सुरक्षित रख पाएगा। प्रतियोगिता का मतलब भी यही
ही होता है, जो ज़्यादा काबिल होगा वही जीतेगा। लेकिन अगर वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना छोड़ देंगे तो वे जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए दोस्तों हम सबको बीच में एकता बनानी चाहिए और एक साथ मिलकर रहना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले समय में जीरो टू हीरो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स लॉन्च होने वाला है, जिसकी हम और हमारी टीम बिल्कुल सर्च करने यानी रिसर्च और सर्च दोनों करने में जुटी हुई है। बिल्कुल बाकी यूट्यूबर चैनल की तरीके नहीं आएगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, ये आपसे प्रॉमिस है। बिल्कुल अलग तरीके से लॉन्च होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपना सुझाव जरूर दे दें। अगर आपको किसी भी टॉपिक से परेशानी है तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं, आपको वीडियो के माध्यम से आपकी मदद की जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।